निर्णय दूसरा और अंतिम भाग। महेश समझ गया। बात संभालने की गरज से उसने चंदन को समझाया, बेटा वे लोग गलत बोलते हैं। चंदन कहाँ मानने वाला था। इतने सारे लोग झूठ थोड़े ही बोलेंगे। किट्टू दीदी ने तो मुझे सौतेली माँ की बहुत डरावनी कहानी सुनाई थी। ना बाबा, मैं नहीं आने दूंगा सौतेली माँ को। और फिर मम्मी भी तो आकर लड़ेंगी मुझसे कि मैंने उनके पीछे किसी और को मम्मी कैसे कह दिया। महेश की शादी कैंसिल हो गई। उसके दिल में जो आशा की किरण जागी थी वो एक झटके में ही बुझ गई। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे और कुछ वर्ष भी गुजर गए, पर तीनों की जिंदगी में आया वो शून्य वैसे ही बना रहा और तीनों ने जैसे उस शून्य के साथ जीना भी सीख लिया। दोनों बच्चे बड़े हो गए। चंदन भी अब समझ गया कि उसकी माँ वापस आने वाली नहीं, क्योंकि वो ऐसी जगह पहुँच गई थी जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। मिंटू का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। उसे दूसरे शहर जाना था। चंदन भी उसके साथ जाने की जिद पकड़ बैठा। महेश ने सोचा कि उसका तबादला अब कभी भी हो सकता है, सो उसने चंदन का भी उसी शहर के एक स्कूल में दाखिला करा दिया। मिंटू और चंदन के रहने का प्रबंध महेश ने दीनू बाबू के घर में करा दिया। दीनू बाबू महेश के करीबी थे, उम्र में बड़े थे, पर महेश उनको अपना बड़ा भाई मानता था। पत्नी का काफ़ी पहले देहांत हो चुका था। उनके दोनों बच्चे अपनी अपनी नौकरी के कारण मुंबई में फ्लैट लेकर रहते थे। दीनू बाबू अकेले थे। मिंटू और चंदन से उन्हें बचपन से ही लगाव था। उन्होंने ही उन दोनों को अपने पास रखने की जिद की थी, जिससे उनके घर का सूनापन खत्म हो जाए और उन्हें बुढ़ापे के लिए सहारा मिल जाए। वहाँ जाने पर चंदन को बड़ा अच्छा लगा। नई जगह, नए लोग, नए नए दोस्त। दीनू अंकल भी बहुत अच्छे थे। खाली समय में दीनू अंकल चंदन के साथ कैरम, ताश, शतरंज वगैरह खेलते थे। दीनू बाबू चंदन का इतना ख्याल रखते थे कि चंदन उनको बहुत चाहने लगा था। एक दिन शाम को चंदन जब खेल कर घर लौटा तो अंकल कमरे में अंधेरा किए बैठे थे। चंदन ने लाइट जलाई तो उसे लगा कि अंकल शायद रो रहे थे। चंदन ने अंकल को कुरेदा। पहले तो वो कुछ नहीं बोले, पर चंदन के जिद करने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को दिवाली की छुट्टियों में अपने पास बुलाया था, पर वे नहीं आ रहे हैं। लिखा है कि उनके बच्चे महाबलेश्वर जाने की जिद कर रहे हैं, इसलिए अब वे लोग शायद गर्मियों की छुट्टियों में आएंगे। चंदन ने उन्हें दिलासा दिया, कोई बात नहीं अंकल, गर्मी की छुट्टियों में 5-6 महीने ही तो रह गए हैं, थोड़ा इंतज़ार ही सही। वही तो कर रहा हूँ। पिछले 7 सालों से ये लोग यही लिखते आ रहे हैं, पर आता कोई नहीं। तो आप क्यों नहीं चले जाते मुंबई? कैसे जाऊँ इस बुढ़ापे में? और फिर वे लोग कहते हैं कि उनके फ्लैट बहुत छोटे हैं, मुझे उनके साथ रहने में दिक्कत होगी। मेरी तो आंखें तरस गई हैं उन लोगों को देखने के लिए। अंकल बोलते जा रहे थे जैसे दिल की भड़ास निकाल रहे हों। तेरे आने से पहले मैं किसी से बात करने को भी तरस जाता था। कितनी देर अखबार पढूं या कितनी देर टीवी देखूं? कोई अपना भी तो होना चाहिए जिससे दिल की बात कह सकें। सिर में दर्द होता है तो अपने हाथों से ही दबा लेता हूँ। बुखार होता है तो कोई हाल पूछने वाला नहीं। हर पड़ोसी काम धंधे वाला या परिवार वाला है, उसको मेरे लिए फुर्सत थोड़े ही है। किसी से थोड़ी देर बात करने लगता हूँ
तो वो किसी ज़रूरी काम का बहाना करके निकल लेता है। चंदन ने बात का रुख बदलने का प्रयत्न किया। छोड़िए अंकल, अब मैं तो हूँ यहाँ, आप मुझसे बातें करिए और मेरे साथ खेलिए। मैं आपकी उम्र का तो नहीं हूँ, पर मुझे आप अपना दोस्त समझिए। अंकल सहसा ही हंस दिए। शायद इतने छोटे बच्चे के आगे बचपना करके उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। अंकल शतरंज का बोर्ड लाने गए तो उनके नीचे दबा हुआ एल्बम चंदन को दिखाई पड़ गया। उसके आने से पहले शायद अंकल वही एल्बम देख रहे थे। उसने खोल के देखा तो वो अंकल की शादी का एल्बम था। चंदन पन्ने पलटते हुए एक एक फ़ोटो देखने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि कब अंकल आकर उसके पीछे खड़े हो गए थे। ये तेरी आंटी थी बेटा, अंकल की आवाज़ ने चंदन को चौंका दिया। चंदन के हाथ से एल्बम लेकर अंकल जैसे अतीत में खो गए और खुद से बातें करने लगे। कितनी अच्छी लगती थी ना। जानते हो, जब ये मुझे छोड़कर गई थी तो मेरे दोनों बेटे बहुत छोटे थे। मैंने इनको पिता और माँ बनकर पाला। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? चिंटू ने पूछा। कर लेता, पर मेरे बेटों को सौतेले शब्द से सारे रिश्तेदारों और मिलने वालों ने इतना डरा दिया था कि वो नई माँ लाने के लिए राजी ही न हुए। तो मैंने भी इरादा छोड़ दिया। अगर मैं तब दूसरी शादी कर लेता तो इनकी नई माँ इन लोगों के काम आती और आज बुढ़ापे में वो मेरे सुख दुख का सहारा होती। जब उनको सहारे की ज़रूरत थी तो मैंने वो ज़रूरत पूरी की, पर आज मुझे सहारे की ज़रूरत है तो वे लोग भूल गए। अब वे मुझे यहाँ पटक कर खुद मुंबई में रह रहे हैं। ये भी नहीं सोचते कि बुढ़ा अकेला पड़ा होगा। दीनू बाबू अपने आंसू छुपाने के लिए तुरंत मुंह मोड़ कर अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ गए, पर चंदन ने उनकी आंखों में आंसू देख लिए थे। उसे उनके बेटों पर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में ही बड़बड़ाया। औलाद अपने स्वार्थ के लिए कितना गिर सकती है। भैया, क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर अंकल उन लोगों के साथ रह लेंगे? थोड़ा बहुत तो एडजस्ट किया ही जा सकता है। खुद तो दोनों वहाँ मुंबई में रह रहे हैं और अपने पिता को यहाँ अकेला छोड़ा हुआ है। अपने स्वार्थ के लिए अंकल को शादी नहीं करने दी, और अब जब उनको जीवन साथी की आवश्यकता है तो उनका सहारा भी नहीं बनना चाहते। हम दोनों भाई तो अपने पापा का कितना ध्यान रखते हैं, है ना भैया? मिंटू ने धीरे से कहा। हम दोनों भाइयों ने भी तो अकेला छोड़ दिया है अपने पापा को। चंदन ने झट सफाई दी। पर वो तो पढ़ाई की वजह से, मजबूरी में। मिंटू ने अगली दलील दी। तो क्या हुआ, कल को मजबूरी का नाम नौकरी या छोटा फ्लैट हो जाएगा। तूने भी तो पापा को दूसरी शादी करने से रोका था। हमारे पापा भी इसी तरह किसी जीवन साथी के लिए तड़पेंगे, और तब कोई चंदन तेरी ही तरह हम दोनों को गालियां देगा। चंदन को इतने खुले आक्रमण की आशा नहीं थी। उसे ज़बरदस्त झटका लगा और साथ ही आश्चर्य भी हुआ। भैया इतने वर्षों तक ये बात दिल में ही रखे हुए थे। फ़ोन की घंटी से उसका ध्यान टूटा। हेलो, कैसे हो चंदन? फ़ोन महेश का था। दोनों ओर के हालचाल का आदान प्रदान होने के बाद महेश बोला, सीमा भी यहीं खड़ी है, तुमसे बात करना चाहती है। फ़ोन पर सीमा की आवाज़ आई। हेलो चंदन, मैं बोल रही हूँ। चंदन की पकड़ फ़ोन पर और मजबूत हो गई। क्षण मात्र में चंदन ने एक निर्णय लिया और अपने रूंधे गले पर काबू पाते हुए बोला, तुम मेरी माँ बनोगी? उधर सन्नाटा छा गया। फिर महेश की आवाज़ आई, चंदन तुमने क्या कह दिया बेटे?
कि सीमा भाग गई। पापा, अगले हफ्ते मैं भैया के साथ 2 दिन के लिए आप लोगों के पास आ रहा हूँ। तब तक आप दोनों शादी की तैयारी कर लीजिए। मैं अब उन्हें मम्मी कहना चाहता हूँ। महेश को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। चंदन ने अपनी बात जारी रखी, और पापा, हम सब लोग फिर मिलकर दिवाली यहीं दीनू अंकल के साथ मनाएंगे। चंदन ने कनखियों से देखा। अंकल अपने आंसू पोंछ रहे थे, शायद खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि उसके इस एक निर्णय से ना जाने कितने लोगों के आंसू धुल जाएंगे।